सो ये गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंडियस 2 इन्वेंट्रीज। तो देखते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, एज पर इंडियस इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल एंड supplies awaiting use in the production process. When packaging material and publicity, whether the packaging material and the publicity material are covered by the terms material and supplied awaiting in the process of production. तो पैकेजिंग एंड पब्लिसिटी मटेरियल, तो पैकेजिंग भी कई तरह की होती है। एक होती है जो सबसे जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जो primary packaging may be included in the scope of material and supplies awaiting for the process of production, but the secondary packaging material and the publishing material cannot be included. So these are the selling cost, और ये ओपेक्स में जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम में नहीं आता। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड बाय गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर। इट हैज़ recently delivered 1000 units of component X. The quoted price of the X was 1200 रुपये per unit. Has negotiated a trade discount, ये माइनस कर देगी। The offer has अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, ये माइनस कैश सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस नहीं करते। इम्पोर्टेड कस्टम ड्यूटीज़ ये ऐड कर देगी। Before customer are released to the customer, once the goods are pay a delivery cost to have component. So all the expenses that are directly attributable in bringing, like you डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो सारा होता है। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, और कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगी, और ये डिलीवरी कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिजनेस प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड। फॉर अ प्रोडक्शन ओवरहेड इतना, द नॉर्मल लेवल ऑफ इज इतना, ड्यू टू द इट मेक। तो इसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं उसमें हम उसको एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं बाय नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, या फिर एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, विच एवर इज़ हाइयर। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये नॉर्मल है, लेकिन 75 बना है, तो हम 1,00,000 रुपये से डिवाइड करेंगे, और 75 हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हम डालेंगे। बाकी जो है वो अब नॉर्मल कॉस्ट है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ओपेक्स में जाएगा। अदर कॉस्ट पर यूनिट इज़ इतना। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो 10 रुपये आएगा, तो 7,50,000, तो मतलब 10 रुपये ऐड कर देंगे तो अदर कॉस्ट में, तो पर यूनिट कॉस्ट 136 आ जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट एयर
यूनिट्स ऑफ एयर एसीज बनाती है. ईच यूनिट रिक्वायर फॉलोइंग. वन कंपोनेंट एक्स एट द कॉस्ट इतना, वाई एट द रेट इतना, सन्ड्री मटेरियल इतना, ऐड करते रहेगी इसको. कंपनी फेसेस द फॉलोइंग मंथली. रेंट, तो रेंट, एनर्जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये तो इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड नहीं होगी. फैक्ट्री रेंट और एनर्जी कॉस्ट जो है ये अपना अदर उसमें आएगा, मतलब ओवरहेड्स में आ जाएगा. ईच यूनिट टेक 2 hours टू असेंबल. तो प्रोडक्शन वर्कर्स आर इतना, तो 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को. प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्जॉर्ब इनटू द प्रोडक्शन ऑन एन आर्ली बेसिस. द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज इतना. तो ये जो फैक्ट्री रेंट और एनर्जी कॉस्ट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय फैक्ट्री आवर्स और 2 hours में एलोकेट कर देगी. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहीं नहीं आएगी. बाकी ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 1205 ऐड हो जाएगा, 800 ऐड हो जाएगा, 150 ऐड हो जाएगा, 2 into 300 ऐड हो जाएगा. उसके बाद दिस प्लस दिस, मतलब कि 17,000, 2400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं ऐड होगा. उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं. डीलर हैज़ परचेज 100,000 कार कॉस्टिंग 2,80,000 ईच. डेफर्ड पेमेंट एज पर मंथ इन इतना. एज एट 31st March इतना. 20 cars are in stock. What would be the cost of goods sold, finance cost and in the inventory carrying amount. तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज़ीरो हम मानते हैं तो 1000 इंटू 2,80,000 988 इंटू 2,80,000 वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. और फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा अपना 3 लाख, मतलब 20,000 इंटू 20,000 इंटू 1000 कार्स. और इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 20 कार्स है ना, सॉरी, तो 980. और इन्वेंट्री आ जाएगा 20 इंटू 2,80,000. उसके बाद है वो ये कौन कौन सी कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड होगी. परचेज कार्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, सेल देम टू द एशिया कंट्री ड्यूरिंग द कंपनी
हैज़ इंकर फॉल एक्सपेंस, ट्रेड डिस्काउंट ऑन ये माइनस हो जाएगा, हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इम्पोर्ट ये ऐड हो जाएगा, सैलरी टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये ऐड नहीं होगा, सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट ये भी ऐड नहीं होगा, आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट, आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट ये वारंटी ओपेक्स में जाएगा तो ये भी ऐड नहीं होगा, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज ये ऐड हो जाएगा, फ्रेट एक्सपेंस है, फ्रेट एक्सपेंस डिपेंड करता है, इस पर जम्पशन लिख सकते हैं कि फ्रेट एक्सपेंस लाइक वेयर हाउस में लाने का है, वेयर हाउस से लेकर जाने का है तो नहीं होगा, लेकिन वेयर हाउस में लाने का है तो हो जाएगा, इंश्योरेंस ऑन परचेज हो जाएगा, ब्रोकरेज टू द इंटेंडिंग एजेंट, इंटेंडिंग एजेंट मतलब परचेज एजेंट होता है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, आफ्टर सेल वारंटी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगा, फ्रेट हो जाएगा, इंश्योरेंस ऑन परचेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं, एज पर इंडियाज टू सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री and are required to be recognized as an expense for the period. Whether the distribution cost will be now included in the, तो distribution cost भी नहीं होता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दोनों ही ओपेक्स में जाती है, अदर एक्सपेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, मेनली टू टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर one byproduct emerging from two main products, main MP1 और MP2 apart from scrap, cost of production are इतना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमें, तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और परचेज का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग आउटपुट, लाइक ओपनिंग आउटपुट प्लस प्रोडक्शन, पहले अगर रॉ मटेरियल का देखें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, there is a profit of 5,000 rupees on after packaging charges of 2,000 rupees, 5,000 rupees was realized from sale of scrap, there is a profit of आउटपुट दे रखा है, अच्छा समझ गया मैं,
The sale of byproducts. तुम तू मत कर ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा कॉस्टिंग जैसा क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे और फिर इसको एलोकेट कर देंगे इन देयर सेल रेशो। तो एलोकेट किस रेशो में करेंगे पहले वो बताता हूँ। एलोकेट जैसे यहाँ पर तो मेन प्रोडक्ट ही करते हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो की कॉस्ट तो लेस हो जाएगी फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेन प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे 5,000 यूनिट है, यहाँ पर 4,000 यूनिट है, लेकिन इनका जो मार्केट प्राइस है वो भी अलग है। तो प्रो डेटा बेसिस पे करेंगे। प्रो डेटा बेसिस पे कैसे 5,000 इंटू 60 रुपये और 4,000 इंटू 50 रुपये, इस रेशो में हम एलोकेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकालेंगे। रॉ मटेरियल की यूनिट्स हम नहीं देखेंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग प्रोडक्शन दे रखी होती है हमें तो हम कैलकुलेट करते कि कितना कंज्यूम हुई है, लेकिन रॉ मटेरियल का यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो ये पूरी कॉस्ट ऐड कर देगी, वेजेस की पूरी कॉस्ट ऐड कर देगी। फिक्स्ड ओवरहेड का भी हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग, तो फिक्स्ड ओवरहेड भी पूरा ऐड कर देगी, वेरिएबल पूरा ऐड कर देगी। माइनस करेंगे हम रॉ मटेरियल से कितना हमें रिलाइज ये बाय प्रोडक्ट्स की बाय प्रोडक्ट और ये अपना स्क्रैप से कितना रिलाइज हुआ है। तो 2,000 इंटू 20 रुपीज़, बट ये रियलाइजेशन पे कुछ खर्चा भी हुआ है आफ्टर तो प्रॉफिट को एक बार छोड़ देंगे। ये प्रॉफिट ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 5,000 का। प्रोसेसिंग मतलब 30,000 रुपये का खर्चा हुआ है ना, मतलब 30,000 रुपये आए हैं। तो 2,000 इंटू 20 करेंगे तो 40,000 रुपये आया है जी, लेकिन उस पर खर्चा कर दिया हमने 8,000 और 2,000 का। तो 30,000 रुपये आए हैं प्लस 5 तो 35,000 रुपये आए हैं। तो माइनस कर देगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से 35,000, तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम इस सेल की रेशो में कर देंगे और जो अमाउंट आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 5,000 और 4,000 से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, उसकी मार्केट प्राइस दे रखी है तो NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। तो उस पर 250 इंटू उसकी कॉस्ट और 100 इंटू उसकी कॉस्ट पे हम वैल्यू कर देंगे उसे। Mars Fashion is a new luxury retail company located in Lajpat Nagar, New Delhi. Kindly advise the accountant of the company on necessary accounting treatment of the following. One of the company product line is beauty, particularly cosmetics such as lipstick, moisturizer, company makeup kits. The company sell hundred of different brand of these product. Each product is quite similar, is purchased at a similar price and has a short lifestyle before similar product is introduced. The point of sale and the inventory system is not yet fully functioning in this department. The sale manager is unsure about the cost of each product but confident of the selling price, and
तो अगर कॉस्ट पे नहीं है और सेलिंग प्राइस पता है और हमें मार्जिन पता है, ग्रॉस मार्जिन पता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन निकाल के थ्रू हम कॉस्ट निकाल देंगे। उसके बाद है मार्स फैशन लिमिटेड ऑल्सो सेल्स हैंडबैग्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर देयर ओन हैंडबैग्स as they wish to be assured of the quality, and this bag are manufactured in India in the head office that in which baggage for last 50 years. Normally mass manufacture itne which uses 15% of the space. The division of employs 10 people and is seen as the effective division within the overall company. तो 10,000 में 15% ऑफ द स्पेस और ये ऐड होगा और एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट ऐड हो जाएगी और डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा, वो 10 इसमें हो जाएगा कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट भी बैट, ठीक है ना। ये तो मतलब इसमें फिगर्स नहीं दे रखी थी, तो थ्योरी ही लिखनी है। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेदर एन एंटिटी कैन यूज डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला for inventory held in different geographical location having similar nature. फीफो बेसिस पे और वेटेड एवरेज मेटा पे। एंटिटी shall use the same formula for all the inventory of similar nature. In case inventory held in different location are of similar nature, different मतलब जैसे कॉस्मेटिक बनाती है और कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल बनाती है कंपनी, फार्मासिस्ट की ड्रग्स बनाती है, तो ड्रग्स पे फीफो लगा सकती है, लेकिन ये नहीं कि जयपुर के ड्रग्स पे फीफो और दिल्ली के ड्रग्स पे वेटेड एवरेज, ऐसे नहीं, जियोग्राफिकल वाइज नहीं कर सकती, लेकिन एक डिवीज़न, एक पूरी डिवीज़न पे एक मतलब डिफरेंट डिवीजन्स पे डिफरेंट वो लगा सकती है। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, परचेज इतनी की, इतने किया, तो अगर फीफो बेसिस लगाएंगे तो हम लास्ट 400 के लिए लास्ट की 400 एंटिटीज देख लेंगे, तो 350 और 50, और वेटेड एवरेज के लिए इन सब का वेटेड एवरेज करके जो आएगा वो देख लेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड बाय डिटरमाइनिंग द एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, तो एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती है? एनआरवी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो कॉस्ट टू कंप्लीट ऑफ वर्क इन, अगर हम वर्क WIP की
सेलिंग वो NRV लगा निकालेंगे तो WIP जब फिनिश गुड बन जाएगा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट WIP माइनस सेलिंग कॉस्ट। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू, ये भी माइनस हो जाएगा। कैश डिस्काउंट नहीं होगा तो A और B माइनस हो जाएगी। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 13। ABC Limited manufacture and sell paper envelopes. The stock of paper envelope was included in closing inventory at a cost of 50 rupees per pack. During the final audit, the auditor noted that the subsequent sale of the was इतना, तो NRV उसकी 40 rupees होगी। Further, the inquiry revealed that during the water leakage created a damage and the glue accordingly following has spent a total of per packing for repair envelope। तो 40 में से भी वो 40 में से भी कॉस्ट ऑफ सेलिंग 15 रुपये था, तो माइनस करेंगे तो 25 रुपये ही NRV है उसकी, 50 रुपये पे दिखा रखा है। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू और इन्वेंट्री रिटर्न डाउन, मतलब कॉस्ट लेस NRV, अगर NRV कम है तो वो इन्वेंट्री रिटर्न डाउन अमाउंट हो जाएगी, वो आ जाएगी 25 रुपये। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 14। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी P हैज़ 100 units of inventory in hand recorded at a carrying amount of 10 rupees per unit. The current market price is 8 rupees per unit at which these units can be sold. The company P has a firm sales contract with company Q to sell 60 units at itne which cannot be settled net. The estimated incremental selling cost is 1 rupees per unit. The current market of the company to sell 60 units at itna which cannot be settled net. The incremental selling cost is itna. The NRV, तो NRV इंक्रीमेंटल सेलिंग कोस्ट में समझा नहीं। इंक्रीमेंटल सेलिंग कोस्ट टू द कंपनी क्यू ओनली, तो अगर कंपनी क्यू को 60 यूनिट्स तो हमने 11 रुपये में बेच दी और 40 यूनिट और बेच दे तो 10 रुपये में बेच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस अगर 8 की है तो मेरे ख्याल से NRV भी 8 रुपये की होनी चाहिए। कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो उससे while performing the NRV test, NRV of 60 unit estimated incremental selling cost, मतलब सेलिंग कोस्ट, तो NRV ऐसे निकल जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। बिजनेस हैज़ 4 इन्वेंट्री
द काउंट ऑफ इन्वेंट्री आर इतना, कॉस्ट इतना है, एस्टिमेटिंग सेल प्राइस इतना है, सेलिंग कॉस्ट इतना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और सेलिंग इस ये माइनस कर देगी, दिस माइनस दिस करेगी, उससे एनआरवी आ जाएगी। और एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर फॉर ईच हम उसमें देखेंगे, तो उस पर हम वैल्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस दे रखा है। परचेजेस अब रॉ मटेरियल का ही हो गया, फिनिश गुड तो परचेज, फिनिश गुड तो प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमें कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला होता है? द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ड्यू टू फॉल इन द और सेल्स दे रखी है, तो हमें फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। तो सेल प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें तो पहले टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। वो कैसे निकाल जाएगी? कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम की है, कितने यूनिट, उसकी हम निकाल लेंगे। लेबर चार्जेस ऐड कर देंगे, फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस ऐड कर देंगे, और उसमें उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन देखेंगे। चलो प्रोडक्शन अगर हम निकाल ले, प्रोडक्शन कितनी है? प्रोडक्शन है 10,200 यूनिट्स की, 10,000 प्लस 1,200 माइनस 1,000, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड को जो 75,000 है उसको डिवाइड करेंगे 15,000 से। तो प्रोडक्शन और लेबर, तो हम प्रोडक्शन और लेबर को हम करेंगे फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड की रेशो में एलोकेट। फिक्स्ड ओवरहेड को हम करेंगे 15,000 की 15 से डिवाइड करेंगे और 10,000 तो 200 में डालेंगे। बाकी जो 4,800 है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद उससे हम अगर फीफो मेथड लगाए, उससे हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, तो हमारे पास एक तरह से ओपनिंग फिनिश गुड आएगा प्लस अपना ये आएगा प्रोड्यूस्ड आएगा। इसमें से हम सेल्स करेंगे, सेल्स
सेल्स में तो हम एक तरह से हम पहले एवरेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के हम फिर देखेंगे कि वो प्रॉफिट में बिक रहा है, लॉस में बिक रहा है। अगर प्रॉफिट में बिक रहा है तो फिनिश गुड NRV मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, और रॉ मटेरियल भी NRV और तो और रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे होगा। लेकिन अगर लॉस पे बिक रहे होगे तो रॉ मटेरियल रियलाइजेशन मतलब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा रिकॉर्ड। इन्होंने आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है, तो मुझे लग रहा है जो फिनिश गुड है वो लॉस में बिकेगा। मतलब ये फिनिश गुड की जो NRV है 20 रुपये, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट आ जाएगी। देखा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट इतना आ जाएगा, आ रहा है। तो ये जो अपना रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वो 9.5 पे होगा, और फिनिश गुड कॉस्ट ये अपना NRV पे होगा 20 रुपीज़ की। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। ग्रुप बेसिस में हम टोटल देखेंगे, और आइटम बाय आइटम बेसिस पे जैसे इन दोनों में 19, इन दोनों में 5,000 है और ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है UA लिमिटेड परचेज अ रॉ मटेरियल 400 रुपीज़ पर kg। Company did not sell raw material but used for production. The finished good is expected to sold below cost. तो एट द एंड ऑफ द कंपनी रॉ मटेरियल है तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा। एज द कंपनी नेवर सेल द रॉ मटेरियल, नो दैट द सेलिंग एज कैन नॉट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है सन लिमिटेड हैज़ अ फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट ड्यूरिंग इतना designed, however due to liquidity touch this company requested the company to withhold the delivery and discontinue the production. As the result, company work in progress finish good RS4। तो वर्क इन प्रोग्रेस ये है, फिनिश गुड इतने का है, सन्ड्री डेटर इतने का है। द पिटिशन ऑफ वाइडिंग अगेंस्ट द कस्टमर हैज़ फाइल्ड ड्यूरिंग द 22-23 by comment with reference to the provision made including on Sunny debtor uh, provision to be made provision for doubtful debt, तो सोलर पैनल तो the company shall value the inventory at which can be sold in the market. The company should value the inventory though the goods were produced in the specification of buyer should determine the NRV of the goods. Change in the value of solar in the absence of NRV of WIP, assuming that the cost is lower,
तो कंपनी को उसी पे रिपोर्ट करना चाहिए, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के लिए उसके लिए प्रोविज़न डेटर के लिए प्रोविज़न बना लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्पेयर पार्ट विच हैज़ बीन सप्लाइड to a number of different consumers for some years. The cost of spare part was in line based on the expected selling price is itna. On April, due to the market, the expected selling price of the itna. The estimated selling cost is itna. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये पूछ रहे एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, तो होता है एडजस्टिंग इवेंट। तो एनआरबी ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन आफ्टर द डेट ऑफ ये, तो उसमें हम देखते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट तभी होता है जब कंडीशन एग्जिस्ट करती है। एज एट इतना द डायरेक्टर दैट्स आर स्टिल अनसोल्ड लाइंग द डायरेक्टर बी देयर इन्वेंट्री इज इन सेलेबल कंडीशन एंड एक्टिवली मार्केटिंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल सेलिंग प्राइस इज इतना एंड सेलिंग प्राइस इज इतना, तो 10,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो इस पे अगर एडजस्टिंग हमें वैल्यूएट करना होगा एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। अगर है तो 7.5 पे करेगी और यहाँ पे 10 पे करेगी। हाँ, तो इन्वेंट्री रिटर्न वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिवर्सल वाला क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद है हमें ओवरहेड कॉस्ट निकालना है टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फुल कैपेसिटी इतनी है, नॉर्मल कैपेसिटी इतनी है, एक्चुअल लेबर आवर्स कितने लगे हैं। नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल में से हायर जो होता है और उसकी रेशो में फिक्स्ड को करते हैं, वेरिएबल को तो इसमें ही करते हैं 65 तो 100 में। ओपनिंग इन्वेंट्री इतना है, प्रोड्यूस इतना है, सोल्ड इतना है। प्रोड्यूस जो 6500 है, हाँ तो वो भी अरे वो भी एक फैमिली ही थी, वो भी
ओपनिंग इन्वेंट्री सोल्ड इतनी है, फीफो बेसिस है ना, तो प्रोड्यूस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री एंड वांट टू कैलकुलेट द, तो कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी प्लस हो जाएगी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन परचेज प्लस हो जाएगा, अदर हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो प्लस हो जाएगा, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट नहीं होगा, ब्रोकरेज कमीशन ऑन इंटेंडिंग एजेंट हो जाएगा ऐड, सेल्स कमीशन पेज टू सेल एजेंट नहीं होगा, आफ्टर सेल वारंटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन 1 Jan एंटिटी एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ 7,000 रुपये, ऑर्डर परचेज रॉ मटेरियल इतना इंक्लूडिंग रिफंडेबल, तो ये तो माइनस कर देंगे इसमें से। कंपनी द परचेज प्राइस वाज, द लोन वाज सिक्योर्ड बाय इन्वेंट्री, छोड़ो। लोन रेजिंग फीस जो है वो एक्सपेंस आउट ही होएगी, वो फैमिली, अरे नहीं, वो एक फैमिली ही थी, अरे वो एक फैमिली ही थी, अरे कुछ तो 1 जनवरी को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, इतने का ऑर्डर था, उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, जो ये लोन रेजिंग फीस है ये ओपेक्स में जाएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, टैक्स भी इंक्लूड नहीं होगा, डिज़ाइन कॉस्ट इतना था, लेबर कॉस्ट इतना था, डेवलपर टीम मैन्युफैक्चरिंग मेड मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंकर, मटेरियल फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, लेबर इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है, एंटिटी इंकर द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट इतना है, लेबर इतना है।
अब MTP RTP पास्ट ईयर का देख लेते हैं। नॉर्मली प्रोड्यूस इतने यूनिट, प्रोड्यूस ओनली इतने यूनिट्स, ठीक है। फर्दर द इंफॉर्मेशन मटेरियल इतना है, लेबर इतना ऐड हो जाएगा, वेरिएबल इतना ऐड हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इतना ऐड होगा। फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल से, क्योंकि हायर ऑफ से करते हैं, और 50% P&L पे डालेंगे, 50% इन्वेंट्री में डालेंगे। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, इसके साथ भी ऐसे करेंगे। सेलिंग ओवरहेड है पहली बात तो, ये तो सेलिंग एवरेज तो इन्वेंट्री को कॉस्ट में जाता ही नहीं। वेरिएबल फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड, चलो फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड है और सेलिंग ओवरहेड है। फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। सेलिंग ओवरहेड नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल कैपेसिटी इतनी है, फिक्स्ड ओवरहेड इतना है, बेस्ड अपॉन नॉर्मल। तो नॉर्मल तो हायर देखते हैं, तो इसमें हायर फर्स्ट वाले केस में 10 लाख से डिवाइड होगा, सेकंड वाले केस में 15 लाख से डिवाइड हो जाएगा। अब वो इंडेस और एएस के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, मशीनरी स्पेयर्स में, कॉस्ट फॉर्मूला में, और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV में। तो AS2 कहता है दैट इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, और वो PP की डेफिनेशन में आएगा। AS2 डज नॉट कंटेन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन एज दिस एस्पेक्ट इज कवर्ड इन, ठीक है। सब्सिक्वेंट असेसमेंट और NRV कहता है इट ऑल्सो डील्स विद रिवर्सल ऑफ, डज नॉट डील विद रिवर्सल, रिवर्सल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है AS2 में। उसके बाद है कॉस्ट फॉर्मूला। तो कॉस्ट फॉर्मूला India's does not specifically state, so requires use of consistent cost formula for all the inventories having a similar nature. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिटेलर कंपनी इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टिंग इतना इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट, तो ये ऐड हो जाएगा। रिफंडेबल टैक्स ये ऐड नहीं होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप ऑफ द ट्रांसफर टू रिटेलर अपॉन द कलेक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम द रिटेलर वाज required to pay for the goods upon collection that incurred to, to the transportation and further for delivering the cost to retail outlet। तो मेरे हिसाब से तो रिटेल आउटलेट ना, फॉर डिलीवरिंग द कॉस्ट टू कस्टमर। स्टेट वेदर द डिलीवरी चार्जेस एंड द सेलिंग एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी। चलो रिटेल आउटलेट तक लाने का कॉस्ट बन जाएगा। Company A incurred 20,000 cost for restoring the site on which PP was located. This item was used for manufacturing of goods, and the requirement for a restoration will arise due to the manufacturing of goods. What is the treatment of incur a cost for restoring the site on which the item of PP is located? This item was used for manufacturing goods.
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाएगा। लेटर द इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंटिटी हैज़ ओपनिंग इन्वेंट्री इतना है, परचेज इतना है, इन्वेंट्री इन हैंड इतना है, सेल ऑफ फॉर द पीरियड इतना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ऐसे माइनस कर रखा है, परसेंटेज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे हम इसमें? 34,000 की अगर इसमें फीफो मेथड हम एज्यूम करते हैं, 34,000 रिटेल प्राइस है इसकी और उसकी कॉस्ट इतनी है, तो 23,000 जिसकी होगी उसकी हम वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे। लेकिन इन्होंने वेटेड एवरेज मेथड लगाया, तो 61%। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल जाएगी, मतलब 61% करना है। प्रॉफिट भी निकल जाएगा। उसके बाद एक्स बिगेन ऑपरेटिंग द इट अंकर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज इतना है, ये ऐड होगा, इंपोर्ट ड्यूटी एंड ये ऐड हो जाएगी, रिफंडेबल ये ऐड नहीं होगा, रिटर्न ये ऐड हो जाएगा, अनलोडिंग द मटेरियल इनटू स्टोर रूम सॉरी, ये ऐड हो जाएगा। पैकेजिंग, अब पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग तो इसमें नोट देना पड़ेगा। पैकेजिंग अगर प्राइमरी पैकेजिंग है तभी इंक्लूड करेगी, तो नोट दे देंगे। रिसीव 530 वॉल्यूम ऑफ रिबेट फ्रॉम द सप्लायर ऑन परचेज ऑफ मोर देन, इतना इन्होंने परचेज किया इतना। एडिशन टू प्रोडक्शन रन, ये ऐड हो जाएगा,
सैलरी ऑफ ये सुपर फैक्ट्री सुपरवाइजर ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, यूजिंग द ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, यूज बाय फैक्ट्री सुपरवाइजर ये भी ऐड हो जाएगा। एज इनका फॉलोइंग एडमिन एक्सपेंडिचर तो होता ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एडमिन एक्सपेंडिचर सारा P&L में जाता है। 20% नहीं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है तो एडमिन एक्सपेंडिचर नहीं होगा। डिस्काउंट माइनस हो गया, अच्छा इन्होंने अदर कॉस्ट ऑफ एडमिन वाला भी कॉस्ट कर दिया है। इन्वेंट्री ठीक है, तो ये कंज्यूमेबल्स है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंज्यूमेबल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक held in distribution as free items claimed by the customer at zero rate. The customer have right to claim free item within 14 days from the date of invoice. If the time limit of 14 days exceed the claim foregone by the company, the majority of the online registration by in 3 days of the invoice, out of which and the replacement cost would be 2.5 lakh. The stock of free item ghost is valued 0 by the company. Therefore, the question of loss of inventory does not arise. However, provision is to be made for the ghost to be distributed in case claims of the customer are received, and since customer can claim 40 days, hence provision of इतना। ये अच्छा क्वेश्चन था। जो क्लेम्स इन्होंने रख रखा है उसको अगर वैल्यू 0 पे करते हैं तो लॉस का तो कुछ होता ही नहीं।
तो मतलब रिटन डाउन तो हो ही नहीं सकती, लेकिन 14 डेज जो है उसका प्रोविज़न बनाना चाहिए।